एक बार पुनः बच्चों आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं व्याकरण का जो विषय बिंदु है समास के बारे में, जो कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे इसके दूसरे वीडियो के बारे में, वीडियो भाग 2 के बारे में। बच्चों वीडियो भाग 1 के माध्यम से हमने अध्ययन किया था कि जो समास की प्रक्रिया है वो क्या होती है, कि समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों को के मेल को उनको संक्षिप्त करने की प्रक्रिया और उससे नया शब्द बनने की प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। बच्चों समास में समस्त पद जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जो हम नया शब्द बना रहे हैं उसे हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद बनाते समय हम उसके जो मूल शब्द में जो विभक्तियां हैं और जो समुच्चय बोधक लगे होते हैं उनको हम लोप कर देते हैं। इसके बाद अगर समस्त पद को हम वापस उसके मूल शब्दों में तोड़ दें तो उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। बच्चों हमने ये पहले वीडियो में इसके बारे में अध्ययन किया था कि जो समास में दो पद होते हैं समस्त पद में, एक प्रथम पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो बच्चों इसमें हमने ये भी अध्ययन किया था पहले वीडियो में कि समास विग्रह मूल शब्दों में तोड़ना समस्त पद को और मूल शब्दों से समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो पूर्व पद जो होता है उस समस्त पद का पहले वाला जो पद है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरे वाला जो पद है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। बच्चों हमने यही पढ़ा था कि अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, जो तत्पुरुष समास है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बच्चों हमने पहले वीडियो के माध्यम से इसका भी अध्ययन किया था कि संधि और समास में बेसिक अंतर क्या है, कि संधि है वो वर्णों का मेल है जबकि समास है वो शब्दों का मेल कहा जाता है। बच्चों हमने ये पढ़ा था पहले वीडियो के माध्यम से कि समास 6 प्रकार के होते हैं और हमने पहले 3 समास जो है जो अव्यय भाव समास है और तत्पुरुष समास है और द्वंद्व समास, उनके बारे में हमने पहले वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया था। तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास, द्वंद्व समास, इनका हमने पहले वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर लिया था। बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कर्मधारय समास का, बहुब्रीहि समास का और द्विगु समास का। ठीक है बच्चों, तो अब हम अध्ययन शुरू करते हैं कर्मधारय समास का। बच्चों कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो दोनों पद होते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, उसका उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब जो इसका जो पद है यही उस जिस वाक्य में प्रयोग होता है उसके जो क्रिया के लिंग और वचन को निर्धारित करता है। तो यहाँ उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है। एक पद से दूसरे पद को उपमा दी जाती है और या फिर विशेषण विशेष का संबंध होता है, मतलब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। बच्चों इसमें दोनों पदों के लिंग और वचन भी समान होते हैं। जैसे बच्चों इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कि जैसे मैंने बताया आपको कि उपमेय उपमान का संबंध होता है। ये आपके लिए थोड़ी नई शब्दावली है। जैसे समस्त पद है मृग नयन, ठीक है, इसमें पूर्व पद है मृग और उत्तर पद है नयन और इसका विग्रह किया हमने मृग के समान नयन। तो जो के समान के माध्यम से हम किसी के नैनों को हिरणों के नैनों की उपमा दे रहे हैं, आँखों को। तो यह जो मृग नयन है तो मृग के माध्यम से हमने जो नयन है नयन को उपमा दी है। तो नयन यहाँ पे उपमेय है और मृग यहाँ पे उपमान है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने ये जो उपमेय और उपमान का जो प्रयोग है वो तुलना करने के लिए किया जाता है। दूसरा शब्द है इसमें नीलकमल, पूर्व पद नील, दूसरा शब्द कमल। तो यहाँ इसका जो विग्रह है नीला है जो कमल। ठीक है, तो यहाँ दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष का संबंध है। जो कमल है वो विशेष है, संज्ञा है और नील विशेषण है। तो नील है वो कमल की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार महादेव, पूर्व पद महा और उत्तर पद देव, इसका विग्रह महान है जो देव। तो यहाँ जो महा है वो देवता की महानता के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, तो यहाँ एक बार पुनः जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है। चरण कमल, कमल है जो चरण है उसको
कमल के समान बताया गया है, कमल के समान चरण। तो यहाँ जो पैरों को कमल की उपमा दी गई है, उनका दोनों का तुलनात्मक तुलना की गई है। बच्चों इसके हम ट्रिक देखें कि ट्रिक क्या होगी कर्मधारय समास की। तो बच्चों कर्म लिखा हुआ है साथ में इसका, तो व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है और कर्मों से उसकी विशेषता बनती है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष का संबंध है, विशेषता का ध्यान रखा आपको, कर्मों के माध्यम से ध्यान रखना है आपको, या फिर उपमेय उपमान का संबंध या उपमान उपमेय का संबंध होता है। मतलब क्या है कि एक शब्द एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है या दोनों पदों के बीच में कोई तुलना की जाती है, ठीक है। और इसका हम विग्रह करते हैं तो इसमें रूपी, समान, जो आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। तो बच्चों हमको ये इसके ट्रिक याद करने हैं। इसके और एग्जाम्पल देखें। अधमरा, आधा है जो मरा। महादेव, महान है जो देव। प्राण प्रिय, प्राणों से भी प्राणों से है जो प्रिय। विद्यारतन, विद्या रूपी रत्न। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। घनश्याम, बादलों के समान काला। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महाकाव्य, महान है जो काव्य। बच्चों और एग्जाम्पल देखें हम। दुर्जन, दुष्ट है जो जन। नरसिंह, नर में है जो सिंह के समान। कनकलता, कनकलता, कनक सी लता, कनक के समान लता। लता बोलते हैं बेल को, क्रीपर्स को। नीलकमल, नीला है जो कमल। महावीर, महान है जो वीर। परमानंद, परम है जो आनंद। बच्चों अब हम बात करें द्विगु समास का। द्विगु, ठीक है बच्चों। तो द्वि जैसा आपको लग रहा है, इसमें द्वि मतलब न्यूमेरिकल वर्ड्स है, ये संख्यावाची शब्द है। बच्चों इसको हम बारे में देखें। जिस समस्त पद का पहला पद जो पूर्व पद है वो संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची शब्द होता है। तो और पूरा पद एक किसी समूह का, ग्रुप का बोध कराए, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। बच्चों जैसे इसके एग्जाम्पल देखें, हम उदाहरण देखें कि समस्त पद है इसमें चौमासा। तो यहाँ जो पूर्व पद क्या है, चौ। यहाँ त्रिनेत्र में त्रि, नवरत्न में नव, शताब्दी में शत और पंजाब में पंज, ठीक है। तो यहाँ जो ये पूर्व पद हैं, ये चौ मतलब चार, त्रि मतलब तीन, नव मतलब नौ, शत मतलब 100 और पंज मतलब 5। और उत्तर पद इनके मास, नेत्र, रत्न, अब्द और आब है। विग्रह देखें। चौमासा मतलब 4 मासों का समूह, समूह या समाहार मतलब ग्रुप। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंजाब, 5 आबों, आब मतलब नदियों का समूह। तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद न्यूमेरिकल है, संख्यावाची विशेषण है, और पूरा पद है वो किसी समूह का एहसास कराता है। बच्चों इसके विग्रह करते समय द्विगु समास में हम लिखते हैं का समूह या क्या समाहार। बच्चों समास विग्रह के बारे में, समास विग्रह को आप ध्यान से आप देखने वाली बात है। बच्चों उसकी ट्रिक क्या है कि जब किसी समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, जैसे एक, द्वि, दो, त्रि, तीन, चौ, पंज, चतुर, षट, सप्त, अष्ट, नौ, नव, 10, तो वहाँ अगर ऐसा है तो वहाँ द्विगु समास होता है। और बच्चों यहाँ पे जैसे नाम से ही है द्वि, द्वि मतलब 2, तो आपको याद रखने वाली बात है कि इस समास में आपको जो है संख्यावाची शब्द आपको पहला मिलेगा, ठीक है बच्चों। बच्चों इसके हम और एग्जाम्पल देखें। जैसे नवरात्रि है, नवरात्रियों का समूह समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिदेव, 3 देवों का समाहार या समूह। अष्टधातु, 8 धातुओं का समाहार या समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह या समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार या समूह। पंचमेवा, 5 मेवों का जो ड्राई फ्रूट्स का समूह। दोपहर, 2 पहर का समूह, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार प्लैनेट्स। तिमाही, 3 माह का समाहार। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। तो बच्चों इसमें याद रखने वाली बात यही है कि द्वि, द्वि मतलब न्यूमेरिकल वर्ड इसमें पहला पद होगा। बच्चों इसका हम अंतिम जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। बच्चों इसको अंत में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण समास माना जाता है।
और इस समास में दोनों समासों का मिश्रण होता है। कौन कौन से? इसमें कर्मधारय समास भी हो सकता है, का एग्जाम्पल भी हो सकता है, या द्विगु समास का भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो बच्चों इसमें फिर ऐसे हम अंतर कैसे कर पाएंगे? एग्जाम में आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मधारय है या द्विगु है या फिर बहुब्री है? तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम इसकी खासियत जानने का प्रयास करें कि जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, हमने पढ़ा द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान है, लेकिन बहुब्री समास में दोनों के गुण होने के बावजूद या तो वो द्विगु समास भी हो सकता है और कर्मधारय समास का उदाहरण भी हो सकता है, फिर भी इसके दोनों पद प्रधान नहीं होते। कैसे? उसमें जो पूरा पद है वो किसी और पद की बारे में ही बात करता है, संकेत करता है, वहाँ बहुब्री समास होता है। बच्चों इसमें एक चीज़ और देखें हम, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी समास का निर्धारण है वो उसके समास विग्रह के आधार पर होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात भी यही है बहुब्री समास में कि इसमें जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल द्विगु समास का हो सकता है, मतलब पूर्व पद संख्यावाची हो सकता है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, मतलब उत्तर पद प्रधान हो सकता है, दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष का या उपमेय उपमान का संबंध हो सकता है, ठीक है। फिर भी हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे समस्त पद है गजानन, पूर्व पद उत्तर पद समास विग्रह, इसका पूर्व पद है गज और उत्तर पद है आनन। गज बोलते हैं हाथी को, आनन मतलब मुख। गज के समान मुख है जिसका, ठीक है, गज के समान मुख है जिसका, यहाँ तक अगर हमने गज के समान, अगर इसको हम विग्रह करें गज के समान है जो मुख, गज के समान है जो मुख, अगर हम इसका ये विग्रह करें तो आएगा वो कर्मधारय समास में। लेकिन हमने इसका विग्रह किया गज के समान मुख है जिसका, अर्थात श्री गणेश, जो गणेश भगवान है उनके बारे में संकेत कर रहा है। तो संपूर्ण पद है वो समस्त पद है किसी और ही पद की विशेषता बता रहा है। गजानन से मतलब श्री गणेश जी। अब गणेश जी की विशेषता क्या है कि उसका मुख किसके समान है? हाथी के जो मुख के समान है। तो पूरा पद ही किसी और चीज की विशेषता बताए तो वहाँ बहुब्री समास होता है, मतलब इसका विग्रह वो है वो स्पेशल होता है। सबसे बड़ी बात है जैसे पंकज, पंक और ज, पंक मीन्स बोलते हैं कीचड़ को, मड़, और ज मतलब जन्म लेने वाला। तो पंक मतलब कीचड़ में जन्मा है जो, अर्थात कमल, ठीक है। अगर हमने इतना लिखा कि पंकज मतलब कीचड़ में जन्मा है जो, ठीक है, यहाँ इतना ही किया हमने तो वो इसका कर्मधारय समास हो गया। लेकिन हमने कहा कि कीचड़ में जन्म हुआ है जिसका, अर्थात कमल, हमने इतना अर्थात कमल तक पहुंच गए तो वहाँ बहुब्री समास हो गया। इसी तरह पद्मासना, इसमें पूर्व पद है पद्म, पद्म बोलते हैं कमल को, आसना मतलब बैठी हुई, बैठे जो स्थान है, सीट है। तो यहाँ है कि पद्म मतलब कमल का आसन है जिसका, अर्थात माँ सरस्वती का, ठीक है। तो यहाँ अगर तो पद्म का आसन है जो, तो वहाँ सिंपल ही कर्मधारय समास होता है। लेकिन यहाँ पे हमने इसका स्पेशल विग्रह किया है, विशेष विग्रह किया है, और वो विशेष विग्रह के माध्यम से हम किसी और बात तक और किसी चीज़ की तक संकेत करते हुए पहुँच रहे हैं, तो वहाँ ये बहुब्री समास हो रहा है। जैसे त्रिनेत्र, पूर्व पद त्रि, दूसरा नेत्र, अब इसको बोले तीन नेत्रों का समूह, तो वो द्विगु समास हो गया। पहला पद संख्यावाची और सामान्य विग्रह कर रहे हैं इसका हम। अगर हमने विग्रह किया तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव, तो वो बहुब्री समास में पहुंच जाता है। तो बच्चों इसका हम देखें जैसे गजानन, गज मतलब हाथी के समान जो मुख है इसका, ठीक है, अर्थात श्री गणेश जी। दूसरा है त्रिनेत्र, अर्थात तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव। देखें पद्मासना कि कमल का आसन है जिसका, आसन मतलब बैठी हुई जो जिस पे, अर्थात माँ सरस्वती। ये इसके बाद है दशानन, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। तो ये फिर हो जाता है बहुब्री समास। बच्चों इसकी ट्रिक क्या है कि इसमें द्विगु और कर्मधारय दोनों समासों के जो पद हैं समस्त पद आ सकते हैं। बस इसका जो विग्रह है वो विशेष होता है। जैसे हम देखें त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, अगर इतना विग्रह किया हमने तो द्विगु समास हो गया। और तीन नेत्र जिसके, अर्थात शिव, इतना विग्रह किया तो बहुब्री समास में हो गया। इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी समास का निर्धारण उसके विग्रह के आधार पर ही हो सकता है। एग्जाम में अगर पूछें आपसे
कि त्रिनेत्र का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। अगर आपने लिखा तीन नेत्र का समूह द्विगु समास, सही है। अगर आपने विग्रह किया तीन नेत्र जिसके अर्थात शिव भगवान बहुब्रीहि समास, ये भी ठीक है। तो मतलब जैसा आप विग्रह कर रहे हो वैसा आपको समास का नाम लिखना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें अगर ऑप्शन हो तो आपको देखना है कि किस समास का विग्रह है और समास का नाम क्या लिखा हुआ है और कौन सा उचित है, उसको आपको टिक करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल लूँ आपको मैं, गजानन, गज के समान मुख, ठीक है, तो यहाँ कर्मधारय समास है। फिर हम बोले गज के समान मुख है जिसका अर्थ है श्री गणेश, तो फिर वो बहुब्रीहि समास में पहुंच जा रहा है, अर्थात इसका विग्रह हम खास कर रहे हैं। बच्चों एग्जाम्पल है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चतुरानन, चार है आनन मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ, हाथ में जिनके चक्र है अर्थात भगवान विष्णु। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। वीणा पाणी, अर्थात पाणी मतलब हाथ में, जिनके हाथ में वीणा है अर्थात माँ सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उदर मतलब पेट जिनका, अर्थात भगवान गणेश। पीतांबर, पीले वस्त्र पहने हुए, अंबर मतलब वस्त्र, पीले वस्त्र पहने हुए जो अर्थात भगवान एक बार श्री कृष्ण। निशाचर, रात में जो विचरण करते हैं जो अर्थात राक्षस, ठीक है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात भगवान शंकर। तो यहाँ हमने इसका देखा है कि इसके हमने शाब्दिक अर्थ को ना लेकर के उसका कोई विशेष अर्थ लिया है तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। बच्चों हम बात करें अब कि हमने देख लिया कि जो बहुब्रीहि समास में कर्मधारय समास हो सकता है, तो दोनों में अंतर क्या रहा। जैसा आपको बताया कि कर्मधारय समास में जो समस्त पद है वो एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है या दोनों पदों के बीच में उपमेय उपमान का संबंध होता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में विशेषण विशेष का संबंध तो आपको दिख रहा है, लेकिन उस संबंध का हम विग्रह में स्थान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि उस विग्रह का हम खास विग्रह से उसका हम किसी और तीसरे पद की ओर संकेत ले रहे हैं। बहुब्रीहि समास में जो पूरा पद समस्त पद है किसी संज्ञा के विशेषण का, पूरा पद ही किसी और संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे बताया आपको अभी कि त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके लिए आता है, भगवान शिव के लिए। अब भगवान शिव की जो त्रिनेत्र से हमको विशेषता मालूम चल रही है कि भगवान शिव के कितने नेत्र हैं, तीन नेत्र हैं, ठीक है। ऐसे ही चक्रपाणी, जिनके चक्रपाणी से अर्थात जिनके हाथ में चक्र है जो अर्थात भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु की विशेषता बता रहा है चक्रपाणी कि उनके हाथ में क्या है, चक्र है। तो पूरा पद समस्त पद ही उस संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसा था आपको नीला है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाता है। बच्चों मैंने आपको बता रहा हूँ कि किसी भी समास का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ उसके विग्रह के आधार पर ही किया जा सकता है। बच्चों इसलिए विग्रह को हम बहुत ध्यान से देखें। एक और एग्जाम्पल कि द्विगु और बहुब्रीहि में क्या अंतर है। जैसा बताया आपको बहुब्रीहि में कर्मधारय का उदाहरण हो सकता है और द्विगु का। अभी हमने कर्मधारय बहुब्रीहि में अंतर देखा, अब हम देखते हैं द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर क्या होता है। द्विगु समास में जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है, ठीक है, और इसमें शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ प्रधान है। बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाची हो सकता है लेकिन वह शब्दार्थ प्रधान नहीं है, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रधान होता है। इसका हम कोई अन्य अर्थ ही, भिन्न अर्थ ही लेते हैं, अलग अर्थ लेते हैं। और बहुब्रीहि समास में जैसा बताया आपको पूरा पद ही उस संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे त्रिनेत्र हैं, तीन नेत्रों का समूह, इतना देखें, द्विगु समास हो गया। तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, इतना विग्रह करें तो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल ये हो जाता है। बच्चों अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न देखें। पहले अभ्यास प्रश्न देखने से पहले हम इसका थोड़ा रिकैप करें कि पुनरावृत्ति करने का प्रयास करें हम कि अब तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, और इसमें तुक्का इसका ट्रिक क्या थी कि उपसर्ग लगे होते हैं, जैसे अनु, आ, ठीक है, या रिपीटेड लेटर्स होते हैं। इसके बाद तत्पुरुष समास पढ़ा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में किसी कारक की विभक्ति छिपी होती है। इसके बाद द्वंद्व समास पढ़ा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसका ट्रिक क्या थी कि अगर जेंडर अपोजिट का सिमिलर वर्ड्स का पेयर हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसके बाद हमने कर्मधारय समास पढ़ा।
व्यक्ति की पहचान कर्मों से, मतलब दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष का उपमेय उपमान का संबंध होता है और शब्दार्थ को महत्व दिया जाता है। द्विगु समास पढ़ा। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, फिर यहाँ फिर शब्दार्थ को महत्व दिया जाता है। ट्रिक वही थी कि इसके न्यूमेरिकल वर्ड्स होते हैं। फिर लास्ट में पढ़ा हमने बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कर्मधारय हो सकता है या द्विगु हो सकता है, लेकिन उसका जो विग्रह है वो बहुत खास होता है, बहुत स्पेशल होता है और इससे हम किसी अन्य अर्थ तक पहुंचते हैं। बच्चों, हम थोड़ा सा अब इसका अभ्यास प्रश्न देखें इसके। जैसे समस्त पद हैं धनुषवाण, देवकी नंदन, डाक घर, विचार मग्न, वज्रपाणि, शुभागमन, दिन भर, ये इसके समस्त पद हैं। अब देखिए इसमें पूर्व पद कौन से हैं और उत्तर पद कौन से हैं। जैसे पहले हम देखें इसका विग्रह। विग्रह है इसका धनुष बाण का, धनुष और बाण समास का नाम। अब आप अपने मस्तिष्क में सोचते रहिए कि और लगा हुआ है तो कौन सा समास होना चाहिए। और या लगा हुआ है, ध्यान रखिए, अपने ट्रिक याद कीजिए। और या लगा हुआ, दोनों पद प्रधान हैं, दोनों के भी ठीक है। देवकी नंदन, देवकी का नंदन, का विभक्ति लगी हुई है। डाक घर, डाक के लिए घर, फिर विभक्ति लगी हुई है। विचार मग्न, विचार में मग्न, में विभक्ति लगी हुई है। वज्रपाणि, वज्र है पाणी जिसके, अर्थात इंद्र, या फिर हाँ मतलब इंद्र मतलब भगवान इंद्र के हाथ में वज्र होता है। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, ठीक है। यहाँ जो है विशेषण विशेष का संबंध है। दिन भर, दिन तक, दिन पर्यंत, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें समास का नाम सोचा आपने, पहले में द्वंद्व समास और लगा हुआ है। देवकी नंदन का तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष था, संबंध तत्पुरुष था, का है। डाक के लिए का संप्रदान तत्पुरुष समास, में है अधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ इसको स्पेशल विग्रह किया हमने तो बहुब्रीहि समास। यहाँ विशेषण विशेष का संबंध है इसलिए कर्मधारय समास। और यहाँ जो भर उपसर्ग था इसमें तो जो है जो अव्यय का काम कर रहा है तो अव्ययीभाव समास। बच्चों, उम्मीद है कि आपको अभी ये समास का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा दोनों वीडियो के माध्यम से। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो की जानकारी मैं आपको जो मैंने दी है वीडियो के माध्यम से वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इन वीडियोस को देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बच्चों, अब हम किसी अगले वीडियो के माध्यम से किसी और विषय बिंदु का अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।